हेलो बच्चों, देखिए, ये प्लांट किंगडम वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन वाला पेज को एक्सप्लेन किया था अपने पहले 2 लेक्चर में। एक्चुअली वो एक ही लेक्चर था, उसके मैंने 2 सेगमेंट बना दिए थे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर की जो लाइंस, जो लाइन टू लाइन है, जो नीट में आ रही है, या उसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए कि क्या-क्या कहना चाह रहा है वो पहला, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ, जो फर्स्ट पेज है प्लांट किंगडम का। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ये भी मैंने उस दिन सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि लीनियस के द्वारा दिया गया, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथाम हुकर, उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा आज, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे इसको समराइज करके लिख दिया। और कुछ प्लांट के देखिए मैंने ये रियल प्लांट्स हैं, इनको मैंने लगा रखा है। इनमें कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, कुछ यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक भी हैं, कुछ मेरे पास हैं पाइनस का है, कुछ सैंपल हैं आपके पाइन के कोन्स होते हैं, है ना, कुछ आपके बोगनविलिया है, ठीक है ना, कुछ बोगनविलिया है मेरे पास। तो वो सैंपल को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर प्लांट का किया जाता था पुराने टाइम में, क्या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एडवांस सिस्टम चलाया बेंथम एंड हुकर के टाइम में 1860s में, देन और एडवांसमेंट जब आई तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, और उनके भी नाम लिखे हैं। तो इनको देख के हम कुछ स्टार्ट करते हैं आगे, देन हम जाएंगे फिर एल्गी वाले टॉपिक में। एल्गी एकदम से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ये पहले इंट्रोडक्शन वाला 1.5 पेज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेना चाहिए, और इससे जो पुराने चैप्टर हैं उनकी भी रिकॉल हो जाती है। जिन बच्चों ने 9th में एक चैप्टर डाइवर्सिटी नहीं पढ़ा होता है, उनको भी थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ने में मदद मिलती है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये पहले का अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। एरिस्टोटल के टाइम की बात नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ये लीनियस के टाइम की बातें हैं। और कैरोलस लीनियस, सर कैरोलस लीनियस उनको हम बोल सकते हैं। और 1735 से उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, या उससे भी पहले से। और उनकी किताबें हैं बहुत सारी, जिसमें से फेमस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। और मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में जिस सिस्टेमा नेचुरे का मेंशन है वो 1758 की सिस्टेमा नेचुरे है, जो कि 10th एडिशन था उस बुक का। उस बुक का पहला एडिशन आया था 1735 में। देन और भी बुक उन्होंने पब्लिश करी हैं आपके सर कैरोलस लीनियस ने, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उसको लेके 1740s में, 1751 में, 1753 में और 1758 में जाके सिस्टेमा नेचुरा जो 10th एडिशन था वो आपका पब्लिश हुआ था। तो वो सारी बातें हम फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत देख चुके हैं। हाँ जी, उसकी आगे की बातें हम देखते हैं कि इस पेज से कैसे कैसे नीट में सवाल आ सकते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम से रिलेटेड, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन सकते हैं। असर्शन और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, या स्ट्रेट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो आसानी से कर भी लेता है बच्चा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या बातें किस वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में की गई हैं, किन साइंटिस्ट के द्वारा, या तो लीनियस के द्वारा वो बातें की गई हैं, या बेंथम एंड हुकर ने वो बातें की हैं, या फिर इन साइंटिस्ट के नेम एनसीईआरटी में नहीं है। इंगलर प्लांटल ने, ऐसा कहा जाता है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको एक्सप्लेन किया। कभी कभी किसी बुक में हचिंसन का नाम होता है, जिन्होंने एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट को लेके फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और कभी कभी एक आर्मन तख्ताजान का नाम होता है, ईरानियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। तो हम इन पे नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम मैंने लिख दिए हैं। लेकिन जितने नाम एनसीईआरटी ने लिखे हैं, जितने ईयर एनसीईआरटी ने लिखे हैं, वो आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि वहां से सवाल बन सकता है, और उन ईयर को चेंज भी कर सकता है नीट। क्लियर है कि नहीं। और 11 के बच्चे भी ध्यान से सुने, क्योंकि अभी उनको तो डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप आंसरिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, आप सिर्फ सीधे सीधे वो पॉइंट लिखेंगे। लेकिन अगर आप समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो अपने आंसर में, अपने शब्दों में आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है कि नहीं। तो जरा देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ कहा जा रहा है, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, उसके बाद जो लीनियस के द्वारा दिया गया सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो मैंने लिख दिया गिवन बाय सर कैरोलस लीनियस। और मैंने लिख दिया 1750s के दौरान में दिया गया है, क्योंकि यही वो टाइम था। मैंने अभी बोला कि 1751 में बहुत सारी बुक पब्लिश हुई हैं, जैसे स्पीशीज प्लांटेरम है, इसके अलावा फिलोसॉफिका बोटानिका है, 53 में पब्लिश हुई हैं, और 1758 में। तो इसी दौरान ये पूरा सिस्टम भी दिया गया है। खास तौर पे इन्होंने प्लांट को लेकर भी दिया और एनिमल्स को लेकर भी दिया। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं सिर्फ प्लांट पे, बॉटनी पे बेस्ड ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के इस पेज में प्लांट के पार्ट्स को लेकर लिखा गया है,
तो ज़्यादातर बच्चा ये समझता है सिर्फ बॉटनी के क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया गया, बट ऐसा नहीं है। हाँ, बॉटनी को बेस मान के दिया गया है। इसमें प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स का भी ज़िक्र किया गया है जैसे लीव्स, और प्लांट के कुछ सेक्सुअली पार्ट का भी ज़िक्र किया गया है जैसे एंड्रोशियम। ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनियस। क्लियर है क्या? तो देखिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली, ये टर्म आपको याद रखना है, ओनली टर्म, ओनली, यानी कि दिस सिस्टम इज प्योरली बेस्ड ऑन द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी किसी भी प्लांट को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये प्लांट की ली थी, तो देखिए ये पॉइंट भी लिखा गया यहाँ पे कि उन्होंने कुछ लीव्स जैसे पार्ट जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहलाते हैं उनको लिया, तो इसकी हैबिट देखी, इसका कलर देखा, इसके नंबर्स देखे, इनके शेप देखे किसी प्लांट में। मान लीजिए प्लांट है आपका, वैसे तो टेरिडोफाइट है, लेकिन इसकी लीफ का शेप कैसा है, कलर कैसा है, हैबिट कैसा है, शेप कैसा है, नंबर कैसा है, तो ये सारे क्या है? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इन्होंने सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उसको नाम पड़ा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं था। तो बच्चा मेरे से उसका आंसर पूछता है, तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में डाला था, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी 1750 के टाइम पे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। लेकिन ये बातें देखिए ध्यान वाली है कि उन्होंने प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में लिखा, लेकिन उन्होंने प्लांट के कुछ सेक्सुअल पार्ट के बारे में बताया, जैसे एंड्रोशियम, मेल पार्ट जो है आपका एंड्रोशियम, उसके बारे में बताया गया है। उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन दिया गया है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था लीनियस के द्वारा, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेव इक्वल वेटेज या इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द प्लांट्स एंड द सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में या आज के टाइम पे कोई आपसे पूछता है क्या दोनों कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना सही था उनके सिस्टम में, तो हम कह सकते हैं नहीं। यही अर्लीस्ट सिस्टम का एक ड्रॉबैक माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी पूछता है, तो आप इसके नीचे हुई लिखी एक लाइन को देखते हैं कि द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। यानी आपके एनवायरनमेंट में, जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो ये प्लांट है, या ये आपका बोगनविलिया का प्लांट है, तो इसका ये जो लीव्स है क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। स्टेम क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। रूट्स क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। बट जो इसके फ्लावर आते हैं, जो इसके फ्लावर्स आएंगे आपके, देखिएगा बोगनविलिया में यहाँ पे आते हैं फ्लावर्स। बोगनविलिया में ये ब्रैक्ट होता है और इसके अंदर फ्लावर्स हैं आपके। तो फ्लावर कैसा है? सेक्सुअली या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो कहने का मतलब है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा आसानी से एनवायरनमेंट में अफेक्ट हो सकते हैं देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट में मॉडिफिकेशन बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट आपके ज्यादातर किस पार्ट में देखने को मिल सकते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इसीलिए साफ तौर पे लाइन लिखी गई है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट देन द सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इक्वल वेटेज देना दोनों कैरेक्टर्स को सही नहीं है, ये एक ड्रॉबैक कहा जा सकता है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से लीनियस ने उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया था। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हमने बायो में, साइंस में माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट हुई है, देन क्लासिफिकेशन सिस्टम फिर और ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा है, इवॉल्व। इवॉल्व। तो आने वाला और टाइम, आज से 200 300 500 साल बाद कोई नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा जा रहा हो। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? ठीक है। ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस के लगभग लगभग 100 सालों के बाद एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आए। एक का नाम था जॉर्ज बेंथम, एक का नाम था जोसेफ डाल्टन हुकर। तो हम इनको प्यार से कहते हैं बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1866 के अराउंड आया था। बट मैंने 1860s लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बुक में थोड़ा बहुत चेंज वेरिएशन मिल सकता है ईयर में। वो हो सकता है हम बहुत ज्यादा हायर लेवल की बुक में जाएंगे तो 1866 के अराउंड वो ईयर लिखा है, बट एनसीईआरटी में तो ईयर लिखा नहीं है। जैसे आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन 1969, स्टैनले का ईयर 1935, बेजरिंग का 1898, इवानोविस्की का 1892, ये सब लिखे हैं आपके। तो जो लिखे हैं एक्चुअली वो आपको मेमोराइज, मैंने कहा ना, याद रखने हैं। लेकिन जो दिया ही नहीं, तो नीट में तो देखिए वो नहीं आएगा। लेकिन बेंथम एंड हुकर का नाम है, और उनके द्वारा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये लगभग लगभग मैंने कहा 90 से 100 साल बाद दिया गया है आर्टिफिशियल के, लीनियस के। तो जाहिर सी बात है इसमें माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट भी हुई है। और जब हमने माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट के साथ सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के इंटरनल पार्ट्स को देखा, सेल के इंटरनल या किसी भी प्लांट के या ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट्स को देखा, तो हमने उसके लिए टर्म यूज किया एनाटमी। एनाटमी और इंटरनल फीचर ऑफ द प्लांट, यानी कि ये वाला सिस्टम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है।
यानी सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड नहीं है, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को बताने के लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो लिए ही, लेकिन सिर्फ उसी पे बेस्ड नहीं था, ये इंटरनल फीचर पे भी बेस्ड था, जिसमें एनाटॉमिकल कैरेक्टर लिए, और जाहिर सी बात है उनको देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की होगी। तो देखिए उसको देखने के लिए फिर हमने सेल के अंदर के क्या देखा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल का मतलब होता है सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे हैं, सेल के अंदर की गोल्जी बॉडी ईआर को देख रहे हैं, आपके अलग अलग जो ऑर्गेनेलिस होते हैं उनको देख रहे हैं, उनके सिस्टम को देख रहे हैं, तो उसको कहा जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। उसके साथ साथ मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था, किसी प्लांट के एम्ब्रियोलॉजी पर भी हमने वर्क किया है। ये सब इंटरनल फीचर्स में आ गए। एम्ब्रियोलॉजिकल यानी अगर मैं प्लांट से रिलेट करके बताऊं, तो मैंने यहाँ पे प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन लिखे हैं। Algae first division, Bryophyta second division, Pteridophyta third division, Gymnosperm fourth division of the plant kingdom, and the fifth division of the plant kingdom is Angiospermic plant. तो 5 डिवीजन है, लेकिन कोई आपसे पूछता है कि इन पांचों में एम्ब्रियोफाइटा कौन है, यानी कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज आने लग रही है, एम्ब्रियो पाया जाता है, जाइगोट के बाद डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके क्या बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एल्गी में एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है, एल्गी थैलोफाइटा के अंडर में आता है, जबकि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ ये सब किस में आते हैं, एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट्स। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब हमने इस पे भी स्टडी करी है। तो इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को नहीं लिया, इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर्स को भी लिया, जिसमें एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल भी लिखा है। यानी कि आप, फाइटो मीन्स होता है प्लांट। देखिए ये भी बताना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, कहीं पर फाइटो या फाइटा लिखा रहता है मतलब होता है प्लांट्स, या कहीं पे फाइट्स लिखा रहता है इसका मतलब भी होता है प्लांट्स। लेकिन अगर मैं लिख दूं फाइको, फाइको मीन्स होता है एल्गी, ठीक है ना, फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी, ठीक है। तो अब देखिए फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जैसे प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसके अलावा हेमी सेलुलोज और भी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, उनकी जो केमिकल केमिस्ट्री है, यानी प्लांट के अंदर का जो खाना स्टोरेज मटेरियल है, स्टार्च के फॉर्म में है, बनाता किस फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज फॉर्म में, तो वो सब प्लांट की क्या है, केमिस्ट्री। इस बेसिस पर भी हमने स्टडी करनी शुरू करी है, और वो सारा किस क्लासिफिकेशन सिस्टम का पार्ट हो जाता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। क्लियर है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं खुद ही, इसलिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिख दी है, इवॉल्व। इवॉल्व, साइंस, ऑर्गेनिज्म, हर चीज इवॉल्व होती है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बायो के हर चैप्टर का बेस क्या है, इवोल्यूशन। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम किन किन बातों पे बेस्ड था। उसके बाद जो एडवांस सिस्टम आया उसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, क्योंकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एडवांस सिस्टम है। 20th सेंचुरी की बात हम कह सकते हैं, तब ये आया, इसमें एडवांसमेंट मिली है, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का एक रोल है। 19th सेंचुरी के लेट में इंगलर और प्लांटन ने इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हचिंसन, तक्काजान जैसे और भी साइंटिस्ट ने 20th सेंचुरी में इसको और ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ पहुंचाया, और इस पे बेस और भी नई नई टेक्सोनॉमी आ रही है आजकल, जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है, कीमो टेक्सोनॉमी, कैरियो टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, और भी तरह तरह की टेक्सोनॉमी एडवांसमेंट की स्टेज में है। उनके बेसिस पर आजकल के साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है क्या?